हेलो दोस्तों, मूवी स्पॉइलर में आपका स्वागत है। यदि आपको भविष्य में जाकर अपने अतीत को बचाने का मौका मिले तो क्या आप ये मौका लेने को तैयार हैं या सब कुछ भाग्य पर छोड़कर जो होता है उसे होने देंगे। कहानी के शुरू में हम एक हाई स्कूल साइंस टीचर डैन फॉस्टर को देखते हैं, जिसका सबसे बड़ा सपना आर्मी रिसर्च लैब में काम करना है। वह नौकरी के लिए अप्लाई करता है और अंतिम परीक्षा तक पहुंच जाता है। इस बात से डैन बहुत एक्साइटेड था और वह अपनी पत्नी एमी को इसके बारे में बताता है। घर में क्रिसमस की पार्टी चल रही थी, मगर उसकी बेटी म्यूरी चाहती है कि डैन उसके साथ फुटबॉल का मैच देखने के लिए कुछ समय निकाले। लेकिन अचानक से उसे एम्प्लॉयर का फोन आता है, जिसे सुनने के लिए डैन घर से बाहर जाता है। वो डैन को बताता है कि वो एक अच्छा कैंडिडेट है, मगर उसके पास रिसर्च लैब में काम करने का कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए उन्होंने इस नौकरी के लिए किसी और को चुन लिया है। बेचारा डैन घर लौटता है और अपना मूड बदलने के लिए म्यूरी के साथ फुटबॉल मैच देखने लगता है। ये एक फाइनल मैच है और सभी की नजरें मैदान पर टिकी हैं, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। मैदान के बीच एक अजीब पोर्टल खुलता है और उसमें से कुछ सैनिक बाहर निकलते हैं। वे अब से 30 साल बाद भविष्य का हिस्सा होने का दावा करते हैं। उनके समय में दुनिया एक एलियन हमले से लगभग खत्म हो गई थी। उनमें से केवल कुछ ही लोग बचे थे और अगले 1 साल में इंसान पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। इंसानों को विलुप्त होने से बचाने के लिए उन्हें और ताकत की जरूरत है, इसलिए वो अपने साथ ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को ले जाने के लिए टाइम ट्रेवल करके अतीत में आए हैं। यह घटना पूरी दुनिया को हिलाकर रख देती है। कुछ ही महीनों में सभी इंसानों की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। विश्व की सेना को भविष्य में भेजने और व्हाइट स्पाइक नाम के एलियन प्रजाति से लड़ने में मदद करने के लिए दुनिया भर में जंप फैसिलिटी बनाई जाती है। पहले बैच में 1000 जवानों को 7 दिन के लिए भविष्य में भेजा जाता है। उनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन दुर्भाग्य से केवल मुट्ठी भर सैनिक ही जिंदा बच पाते हैं। दुनिया भर से केवल कुछ ही सैनिक इस जंप के काबिल थे, जिसके बाद सरकार आम नागरिकों को चुनकर भेजने का निर्णय लेती है। 1000 सिविलियंस का दूसरा बैच भविष्य में भेजा जाता है, जिसके बाद ये सिलसिला चलता रहता है, लेकिन ये अभी भी काफी नहीं था। भविष्य में जाने वाले 50% से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी थी। अब जनता को इन प्रयासों पर डाउट होने लगता है कि क्या ये इनके लायक भी हैं। इसलिए सरकार एक बुरा कदम उठाती है और लोगों को इस मिशन पर जाने के लिए मजबूर करने के लिए उनका अपहरण करना शुरू कर देती है। इसका जनता पे और बुरा प्रभाव पड़ता है। भारी संख्या में नागरिक मारे जा रहे हैं। यदि उनमें से बाकी लोग बच भी जाते हैं तो उन्हें भविष्य में एलियन का सामना करना पड़ेगा। डैन के छात्रों को भी यही चिंता है, लेकिन डैन बताता है कि मौजूदा हालात में सबसे इम्पोर्टेंट लोग वैज्ञानिक है। यदि सरकार विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करे तो वो कुछ ऐसा आविष्कार कर सकते हैं जो एलियन को खत्म कर सकता है। डैन को इस बात का भी एहसास था कि वो इस मिशन के लिए अगला कैंडिडेट हो सकता है, और तभी उसे एक अलर्ट मैसेज मिलता है। उसे जंप फैसिलिटीज में बुलाया जाता है, जिसकी देखरेख भविष्य से आए हुए सैनिकों द्वारा की जाती है। कोई भी नागरिक जो अगले कुछ सालों में मरने वाला है, उसे इस मिशन पर काम करना होगा। डैन कब मरेगा ये देखने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। अगले 7 सालों बाद डैन की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए उसे भविष्य में जाने के लिए चुना जाता है। उसकी एक्टिविटीज का पता लगाने के लिए उसके हाथ पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया जाता है, ताकि वह भाग ना सके। अगर वह ट्रैकिंग डिवाइस हटाने की कोशिश करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा और उसके बदले उसकी पत्नी को मिशन पर भेजा जाएगा। डैन को अपने परिवार और दोस्तों से मिलने के लिए 1 दिन दिया जाता है। ये खबर सुनकर एमी घबरा जाती है और डैन से कहती है कि उन्हें अपनी बेटी के साथ यहाँ से भाग जाना चाहिए। केवल एक ही आदमी है जो उनकी मदद कर सकता है, और वो है डैन के पिता। डैन कई सालों से उनसे नहीं मिला है, क्योंकि जब डैन छोटा बच्चा था तो उसके पिता ने परिवार को छोड़ दिया था। वो एक एक्सपर्ट इंजीनियर था, लेकिन सरकार के साथ उसका 36 का आंकड़ा था। वो शिपकर रहता है और इनकम का कोई सीधा सोर्स भी नहीं था, इसलिए डैन कभी उनसे मिलने नहीं जाता था। उसके पिता कहते हैं कि इस ट्रैकिंग डिवाइस को हटाया जा सकता है और वो मदद करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन डैन अतीत के बारे में बात करना शुरू कर देता है कि कैसे उसकी माँ ने अकेले स्ट्रगल किया था। ये सुनकर उसके पिता कहते हैं कि ऐसा बहुत कुछ है जो डैन नहीं जानता। उन्होंने परिवार को खुद से बचाने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि वियतनाम युद्ध से लौटने के बाद डिप्रेशन से वो बहुत खतरनाक हो गए थे और खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। डैन मानता है कि उसके पिता केवल बहाने बना रहे हैं और वह एक और मौके के लायक नहीं है। गुस्से में वो अपने पिता से मदद लेने से इनकार कर देता है और घर लौट जाता है। वो एमी से कहता है कि उसके पास ये उम्मीद करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि डैन मिशन में 7 दिन जिंदा रहेगा।
वह म्यूरी को अलविदा कहता है और जल्द लौटने का वादा करता है। अगले दिन उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है, जहां एक सार्जेंट मिशन की जानकारी देता है। अगर वो अगले 7 दिन तक जिंदा रहे तो उन्हें वापस वर्तमान में टेलीपोर्ट कर लिया जाएगा। ट्रेनिंग में उन्हें केवल हथियार चलाना सिखाया जाता है। सिविलियंस को 2 गुटों में बांट दिया जाता है और डैन को आर्म फोर्स में रखा जाता है, जहां उसकी दोस्ती चार्ली नाम के एक लड़के से हो जाती है। जाने वाले लोगों में डोरियन नाम का एक आदमी भी था, जो अपनी इच्छा से तीसरी बार मिशन में शामिल हुआ था। वह कई व्हाइट स्पाइक को मारने के लिए जाना जाता था। डैन चार्ली के साथ रहना और उसकी थ्योरीज को सुनना पसंद करता है। चार्ली कहता है कि वो उस समय में जंप नहीं कर सकते जहां वो पहले से मौजूद हैं, और अभी जो लोग भविष्य में जा रहे हैं वो उस समय से पहले ही मर चुके हैं, और जो लोग भविष्य से वर्तमान में आए हैं वो असल में अभी तक पैदा ही नहीं हुए। डैन को ये थ्योरीज पसंद आती है और वे चार्ली का अच्छा दोस्त बन जाता है। इसके अलावा जंपलिंग मशीन केवल 30 साल ही आगे पीछे टेलीपोर्ट कर सकती है। सार्जेंट उन्हें बताता है कि व्हाइट स्पाइक 6 दिन बाद वापस अपने घोंसले में जाते हैं, इसलिए यही समय है जब वे मिशन को अंजाम देने के लिए सैनिकों को भेजते हैं। डैन और बाकी सैनिक ये सोचकर शांति से सो जाते हैं कि उनके पास मिशन पर जाने के लिए अभी 7 दिन है, लेकिन उन्हें आधी रात में ही बुला लिया जाता है। भविष्य में उनकी लैब पर हमला हुआ था और व्हाइट स्पाइक पर किए गए सारे एक्सपेरिमेंट खतरे में थे, इसलिए सभी सैनिकों को एक हॉल में इकट्ठा किया जाता है, जहां उन्हें भविष्य में ले जाने के लिए पोर्टल खोला जाता है। दुर्भाग्य से एक एरर के कारण सैनिक बीच पर उतरने की बजाय शहर के बीचों बीच गिर जाते हैं और उनमें से बहुत सारे घायल होकर मारे जाते हैं। रोमियो नाम की एक फ्यूचर सैनिक डैन से कांटेक्ट करती है और उसे मिशन को लीड करने के लिए कहती है, क्योंकि वह पहले से सेना में काम कर चुका था। उसका मिशन रिसर्च टीम को सिटी लैब से निकालना था। डैन 2 सैनिकों को बिल्डिंग की रखवाली करने के लिए कहता है और बाकी लोगों को लैब में ले जाता है। दुर्भाग्य से सभी साइंटिस्ट मारे गए थे, लेकिन लाशें अभी भी वहीं थी। एलियंस कभी भी लौट सकते थे, इसलिए रोमियो डैन को लैब से जितना हो सके फ्लैश ड्राइव्स और रिसर्च सैंपल उठाकर वहां से निकलने के लिए कहती है। डैन सारे सैंपल्स को एक डब्बे में रखता है और सब वहां से बाहर निकलने लगते हैं। अचानक उन्हें ऊपर से किसी के आने की आवाज आती है। ये व्हाइट स्पाइक थे। अब सैनिकों को समझ में आया कि उन्हें एलियंस की तस्वीरें क्यों नहीं दिखाई गई, क्योंकि सैकड़ों नुकीले दांत, आकार में विशाल, वे अब तक देखे गए सबसे डरावने जीव थे। सैनिक लगातार एलियंस पर गोलियां चलाते हुए नीचे की ओर भागते हैं। डोरियन उन्हें पेट पर निशाना लगाने के लिए कहता है। सैनिक अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन एलियंस बहुत ज्यादा थे और कई सैनिक मारे जाते हैं। रोमियो उनसे कहती है कि वे जितनी तेजी से दौड़ सकते हैं दौड़ें। वो उन्हें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर और गाड़ियां भेजती है। सब लोग रेड स्मोक सिग्नल तक पहुंच जाते हैं, जहां गाड़ियां उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो उन पर सवार होते, व्हाइट स्पाइक गाड़ियों को तबाह कर देते हैं और ड्राइवर मारे जाते हैं। 2 बहादुर सैनिक एलियंस को ब्रिज के नीचे रोकने और सभी को बचाने के लिए अपनी जान दे देते हैं। एलियंस को मारने के लिए ब्रिज पर एक मिसाइल फेंकी जाती है और बचे लोगों को मिलिट्री कैंप में लाया जाता है। डोरियन डैन को अगली बार अपने दोस्तों को बचाने की चिंता करने के बजाय मिशन पर ध्यान देने के लिए कहता है, जहाँ जो कुछ भी होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें उस अतीत को बदलने की चिंता करनी चाहिए जो मुसीबत लेकर आया है। लेकिन डैन कहता है कि सभी इंसान हैं, वो चाहे किसी भी समय से क्यों ना हो। यह सुनकर डोरियन मिशन पर अपने बार बार आने का कारण बताता है। उसको कैंसर है और कुछ महीनों में उसकी मौत हो जाएगी, इसलिए वो अपनी छोटी सी जिंदगी को एक मकसद देकर यादगार तरीके से मरना चाहता है। तभी वहाँ एक सैनिक आकर डैन को मिलिट्री बेस कमांडर रोमियो से मिलाने ले जाता है। वह उसे बताती है कि वे पहले भी मिल चुके हैं और डैन को तुरंत पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी प्यारी बेटी म्यूरी है। वह एक बड़ी साइंटिस्ट बन चुकी है, जैसे उसने बचपन में सपना देखा था। हालांकि वह डैन से थोड़ी खफा लगती है। म्यूरी कहती है कि इस समय उसका सबसे बड़ा काम इंसानियत को बचाना है। मैंने आपको यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि आप मेरे साथ समय बिता सकें। आपके लिए एक बड़ा काम है जिसकी वजह से आपको इस मिशन के लिए चुना गया है, लेकिन वो बताने से पहले कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो डैन को एक फीमेल स्पाइक की फुटेज दिखाती है और कहती है ये ज्यादा खतरनाक होती है और आमतौर पर घोंसले में रहकर अंडे देती है, जबकि नर अपनी जान देकर उसकी रक्षा करते हैं। एलियंस को केवल अपनी प्रजाति को बचाने की परवाह है। वे किसी भी राडार या सैटेलाइट की पकड़ में आए बिना पृथ्वी में प्रवेश करने में कामयाब रहे। पहली बार उन्हें रूस में देखा गया और फिर उन्होंने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। म्यूरी ने एक जहर तैयार किया था जो नर एलियंस पर काम करता है, लेकिन फीमेल एलियंस पर इनका असर नहीं होता।
उनका अगला मिशन एक फीमेल व्हाइट स्पाइक को लैब में जिंदा लाना है। डैन भी इस मिशन में शामिल होता है और वे एलियन के घोंसले तक पहुंच जाते हैं। सबसे पहले वे घोंसले में नर एलियंस को जहर से मार देते हैं, फिर मादा को पकड़ने के लिए अंदर जाते हैं। डैन हेलीकॉप्टर में ही रहता है और अपने आसपास के इलाके पर नजर रखता है। वह अचानक से देखता है कि बहुत सारे एलियन उनकी ओर तेजी से आ रहे हैं, इसलिए वो अपनी बेटी की मदद करने के लिए दौड़ता है। फीमेल को पिंजरे में फंसाकर हेलीकॉप्टर से वहां से ले जाया जाता है। डैन और म्यूरी एक जीप में उस खतरनाक इलाके से निकलते हैं। एक बीच पर पहुंचने के बाद म्यूरी अपनी टीम को एक मैसेज भेजती है और उनके आने का इंतजार करती है। वो डैन पर एलियंस के घोंसले में उसके पीछे आने पर गुस्सा होती है, जिस पर डैन कहता है कि वह अपनी बेटी को अकेला मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर म्यूरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है कि उसने हमेशा अपने पिता पर सबसे ज्यादा भरोसा किया है, लेकिन जब वह 12 साल की थी तब उसके माता पिता अलग हो गए, और जब वह 16 साल की थी तो उसके पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। म्यूरी ने यह सब अपनी आंखों से देखा था। उसने सोचा था कि उसके पिता उनके परिवार को बचा लेंगे, लेकिन वह गलत थी। डैन को विश्वास नहीं होता कि वो कुछ ऐसा करेगा जिसके लिए वो सारी उम्र अपने पिता से नफरत करता रहा। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, बचाव दल वहां आ जाता है और उन्हें ले जाता है। फीमेल एलियन को कंट्रोल में रखने के लिए लैब में बंद कर दिया जाता है और हर घंटे जहरीले इंजेक्शन लगाए जाते हैं। हालांकि उसका शरीर तेजी से उस जहर को काट रहा था। म्यूरी बिना रुके टेस्ट करती है ताकि वो पहले से ज्यादा खतरनाक जहर बना सके जो फीमेल एलियन को खत्म कर सकता है। अगर ऐसा हो जाएगा तो सारे एलियंस मारे जाएंगे और अगले कुछ दिनों में वो लोग लड़ाई जीत जाएंगे। लेकिन 10,000 टेस्ट करने के बाद भी कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बनता जो 100% काम कर सके। डैन म्यूरी की मदद करना चाहता है और उसको यहाँ बुलाने का कारण पूछता है, जिस पर म्यूरी बताती है कि एक बार जहर तैयार हो जाए तो वह चाहती है कि डैन इसे अपने समय में वापस ले जाए और एलियंस को फैलने से पहले उन्हें रोकने के लिए इस जहर का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करवाए। वह अपने पिता के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं करना चाहती। डैन आज वापस जा रहा था और वह जहर ले जाने के लिए मान जाता है और साथ ही वादा करता है कि वो म्यूरी के लिए वापस आएगा। म्यूरी जहर डैन को सौंप देती है और तभी इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। हजारों व्हाइट स्पाइक एलियन फीमेल एलियन को बचाने के लिए उनके हेडक्वार्टर पर हमला कर देते हैं। म्यूरी और डैन अपने हथियार लेते हैं और दुश्मन एलियन का सामना करने लगते हैं, मगर सब गाड़ियां और हेलीकॉप्टर तबाह हो जाते हैं और कोई भी उम्मीद नहीं बचती। म्यूरी भी घायल हो जाती है। वह डैन को मिशन पर फोकस करने के लिए कहती है। उसको किसी टाइम भी टेलीपोर्ट किया जा सकता था। म्यूरी डैन से कहती है कि उसे दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी लेनी होगी और एलियंस को फैलने से पहले ही रोकना होगा। डैन अपनी बेटी को बचाना चाहता है, मगर उसका टाइम खत्म हो जाता है और म्यूरी हजारों एलियंस के मुंह में गिर जाती है, जबकि डैन और बचे हुए लोग अपने समय में वापस आ जाते हैं। डैन उसे फिर से भविष्य में भेजने के लिए कहता है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि भविष्य में सारे जंपलिंग्स तबाह हो गए थे। अपनी चोट ठीक होने के बाद वो घर आ जाता है, मगर वह म्यूरी के सदमे से नहीं निकल पाता जो उसने भविष्य में देखा था। वह भविष्य में म्यूरी को बचाना चाहता है, भले ही इसके लिए उसे पूरी दुनिया को बचाना हो। वो चार्ली और डोरियन से मिलता है और वे ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि एलियन शिप कहाँ उतरने वाला है। डैन डोरियन का नेकलेस लेकर उसकी जांच करता है, जिस पर उसे एक ज्वालामुखी की राख मिलती है जो चाइना में था, लेकिन एलियंस को पहली बार रूस में देखा गया था। जिसके बाद वो अपने एक स्टूडेंट की हेल्प लेता है जो इस टॉपिक में एक्सपर्ट था। वो बताता है कि ऐसे ज्वालामुखी की राख उन्हें रूस के ग्लेशियर में मिलेगी। डैन अपनी थ्योरी गवर्नमेंट के साथ शेयर करता है, मगर वो लोग उसकी रिसर्च को फंडिंग करने से मना कर देते हैं। अब केवल एक ही आदमी बचा था जो उसकी हेल्प कर सकता था, वो थे उसके पिता। म्यूरी ने अपने डैड को दूसरा मौका दिया था, अब वह अपने पिता को दूसरा मौका देना चाहता है, जिस पे वो तुरंत मान जाता है और उनको ग्लेशियर में ले जाता है, जहाँ खोजने पर उनको ग्लेशियर में बर्फ के नीचे एक गुफा में क्रैश हुआ एलियन स्पेसशिप मिलता है। बर्फ को पिघलने में लगभग 20 साल लगेंगे और तब तक व्हाइट स्पाइक अंडे देते रहेंगे। अगर वो सरकार के पास सबूत लेकर जाएंगे तो सरकार कोई फैसला करने के लिए सालों लगा देगी, इसलिए वो खुद ही इस काम को करने का फैसला करते हैं। वो इंजेक्शन से अंडों में जहर डालने लगते हैं, लेकिन कुछ एलियन अंडों से बाहर निकल आते हैं। डोरियन डैन को सबको साथ लेकर भागने के लिए कहता है और खुद स्पेसशिप को RDX बॉम्ब से उड़ा देता है, मगर एक फीमेल एलियन वहां से बचकर निकल जाती है। डैन और उसके पिता उसका पीछा करते हैं। वो उस पर गोलियों की बरसात कर देते हैं और फीमेल एलियन पहाड़ से नीचे गिर जाती है, लेकिन डैन को भरोसा था कि वो अभी भी मरी नहीं है। दोनों उसको ढूंढने लगते हैं
और वो फिर से एक बार हमला कर देती है। डैन के पिता डैन को बचाने के लिए खुद की जान देने वाले थे और तभी डैन डोरियन के दिए हुए एलियन के दांत से एलियन का गला काट देता है। चट्टानों पर फेंकने से पहले वो आखिरी बचा हुआ जहर भी उसके गले में डाल देता है और इसी के साथ आखिरी फीमेल एलियन भी मारी जाती है। आखिर में डैन ने पूरी दुनिया और भविष्य में अपनी बेटी को एलियन से बचा लिया। डैन घर वापस जाता है और अपने जिंदगी के बचे साल शांति से जीने के लिए अपने पिता को भी घर ले आता है। गलतियां करना इंसान की फितरत है, लेकिन हर कोई कम से कम दूसरा मौका पाने का हकदार होता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना।